सोनू की आंखें बाहर और इसके हलक से घुटी घुटी आवाजें निकल रही थीं। अजय और कल्पना ने सोनू की चीखें सुनी तो वो अपने दिल को थामकर सोनू के कमरे की तरफ दौड़े। अजय कल्पना से पहले इस कमरे में पहुंचा तो इसका दिल दहल गया। इसके जिस्म से जैसे जान ही निकल गई। कल्पना तेजी से इस कमरे में दाखिल हुई तो अजय ने तेजी से इसे शानों से पकड़ते हुए इसकी आंखों के आगे बात रख दिया। अजय ने कल्पना की आंखों पर हाथ रखा तो कल्पना का दिल डूबने लगा। इसने तड़पते हुए अजय का हाथ पीछे किया और तेजी से आगे बढ़ी। वो जहां खड़ी थी वहीं मुंजमद हो गई। इसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसकी जान से प्यारी बेटी सोनू की लाश खून में लथपथ बेड पर पड़ी हुई थी। इसके पास ही वो भयानक गुड़िया बैठी हुई थी जो अब सिर्फ एक आम सी गुड़िया थी। रूहा अपने कमरे में बैठी ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसे अपनी बेबसी पर, अपनी कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने वालिदैन को भी ये खौफनाक हकीकत नहीं बता सकती थी। वो गुस्से और बेचैनी से अपना सर दीवार से पटक रही थी कि इसे अवैस का ख्याल आया। वो तेजी से बाहर निकली और फोन की तरफ लपकी। रूहा के हाथ कांप रहे थे। इसने बमुश्किल अवैस का नंबर डायल किया, लेकिन जब इसने फोन पर अवैस की आवाज सुनी तो वो खुद पर काबू ना रख सकी और फूट फूट कर रोने लगी। इत्तफाक से शाकरा किसी काम के लिए अपने कमरे से बाहर आई और इसने रूहा को इस तरह रोते देखा तो वो दरवाजे के अकब में छुप गई। वो खुद भी जानना चाहती थी कि रूहा को ऐसी क्या परेशानी है जो वो इतनी डिप्रेस रहती है। रूहा सिसक कर बोल रही थी, अवैस आज भी मेरी आंखों ने एक भयानक मंजर देखा है। इस खौफनाक बला ने एक गुड़िया का रूप धार के मासूम सोनू को निगल लिया है। मैंने अपनी जीती जाती आंखों से ये होलनाक मंजर देखा है। अवैस, मैं अंदर से टूटती जा रही हूँ। हम इतने बेबस और कमजोर क्यों हैं? हम इस खौफनाक तूफान को रोक क्यों नहीं सकते? रूहा की गुलोगीर आवाज में बेबसी थी। रूहा, तुम अपने आप को संभालो, मैं कुछ करूंगा। लेकिन रूहा, मेरी एक बात तुम्हें हर सूरत माननी पड़ेगी। तुम अपनी आंखों से कितना ही जुल्म देख लो, तुमने किसी से कुछ नहीं कहना। वो एक खौफनाक मखलूक है। अगर तुमने किसी से कुछ कह दिया तो वो इस खौफनाक मखलूक को ढूंढने के लिए लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। और इस बात का तो मुझे भी यकीन होने लगा है कि इस खौफनाक मखलूक से तुम्हारा कोई ताल्लुक है। कंप्यूटराइज टेलीफोन सेट से अवैस की आवाज़ उभर रही थी जिसे शाकरा भी सुन रही थी। अवैस, ये एहसास तो लाशौरी तौर पर मेरे जहन में भी ठहर गया है कि मेरा इससे खौफनाक साए से कोई ताल्लुक है। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा तरीका हुआ, ऐसा शख्स हो जिसकी मदद से हम लोगों को इस खून आशाम दरिंदे से बचा सकें। रूहा ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, रूहा, तुम हौसला रखो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ करूँगा। बस तुमने ये बात किसी से नहीं कहनी। मैं अजय के घर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर अवैस ने टेलीफोन बंद कर दिया। गुफ्तगू सुनकर शाकरा जैसे सुन्न हो गई। सनसनाहट की खौफ एक लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। अवैस और रूहा की तजुर्बनाक बातों ने इसके दिलो दिमाग को भींच के रख दिया। खौफनाक वस्फ से इसे डराने लगे जिनमें इसे रूहा का मासूम चेहरा दिखाई दे रहा था। खुदा करे ये सब बातें गलत हों। शाकरा ने अपने आप को तसल्ली दी और रूहा से चोरी गाड़ी निकालकर अजय घर की तरफ चल दी। अजय के घर क़यामत खेज मंजर था। सोनू की खून में लथपथ लाश बेड पर पड़ी हुई थी। कल्पना को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कल्पना को इंजेक्शन दिया और अजय को समझाया, परेशानी की कोई बात नहीं है, इन्हें कुछ ही देर में होश आ जाएगा। फिर डॉक्टर ने सहमे हुए अंदाज से सोनू की लाश की तरफ देखा। पुलिस को इतला कर दी गई थी ना? हाँ, आती होगी पुलिस, अजय ने गुलोगीर आवाज में कहा। डॉक्टर भी इस खौफजदा माहौल से जल्दी से निकल गया। अजय अकेला इस कमरे में सोनू की लाश के पास बैठा हुआ था। कल्पना तो बेहोश पड़ी थी। इसको अपना हर सांस बोझल महसूस हो रहा था। वो एक जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ था। इसने सोनू के पैरों के करीब अपने दोनों बाजू रखे और इन पर अपना सर रख के रोने लगा। वो पुरइसरार गुड़िया सोनू की लाश के करीब इस तरह से बैठी हुई थी। इसकी दोनों टांगें बेड पर फैली हुई थीं और बाजू हवा में अकड़े हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद अजय ने अपनी सुर्ख आंखों से सोनू की तरफ देखा तो इसकी नज़र इस गुड़िया के अकड़े हुए हाथों पर पड़ गई। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खौफ और सनसनाहट की एक सर्द लहर
वो लरज कर रह गया। इस गुड़िया के दोनों हाथ खून में रंगे हुए थे। अजय बदहवास सा हो गया। वो कभी सोनू को देखता और कभी गुड़िया को। अजय सोच भी नहीं सकता था कि एक गुड़िया सोनू को कत्ल कर सकती है, लेकिन इस खौफनाक मंजर ने इसकी सोचने समझने की सलाहियत को माफ करके रख दिया। इसे इस बेजान गुड़िया से अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। पूरे कमरे में एक अजीब सी दहशत छा गई थी। अजय वहां से उठा और सहमे सहमे अंदाज से उल्टे कदमों से चलने लगा। वो सरासीमा निगाहों से कमरे की हर चीज को इस तरह देख रहा था जिस तरह इस कमरे की हर चीज किसी अलमनाक जुल्म की राजदार है। वीरान कमरे में जहां सिर्फ दहशत और दर्द का राज था, घड़ी की टिक टिक की आवाज अजय को यूं महसूस हो रही थी जैसे वक्त इनका मजाक उड़ा रहा है। अजय गुस्से और जोश में इस वाल कलाक की तरफ बढ़ा और इसे जमीन पर दे मारा। वाल कलाक किरची किरची होकर जमीन पर बिखर गया। अजय शिकस्ता पत्थर की तरह अंदर ही अंदर रेजा रेजा होता जा रहा था। बाहर पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। अजय एकदम नर्वस हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर और इसकी फोर्स कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मौके का जायजा लिया और सोनू के बेड को एक सफेद लाइन खींचकर इहाते में ले लिया। अब सोनू की लाश पुलिस की हिरासत में थी। इसे कोई छू नहीं सकता था। पुलिस कत्ल की तफ्तीश कर रही थी कि अवैस अभी वहां पहुंच गया। अजय ने अवैस को देखा तो वो इससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। अवैस ने अपनी आंखों से ये भयानक मंजर देखा तो वो सर तपा कांप के रह गया। वो अजय को दिलासा देने की बजाय खुद पत्थर की तरह मुंजमद हो गया। अजय गुलोगीर आवाज में अपने घर के साथ होने वाले इन अलमनाक वाकयात की दास्तान सुना रहा था, लेकिन अवैस की नजरें मासूम सोनू के चेहरे पर ही ठहर गई थी। एक दहशत इसकी रगों में सिरायत कर गई। अजय अवैस को इस पुरइसरार गुड़िया के बारे में बताने लगा तो ये देखकर शशदरा रह गया कि वो पुरइसरार गुड़िया अपनी जगह से गायब थी। अजय ने बेड की तरफ इशारा किया, लेकिन इस गुड़िया को देखकर अल्फाज इसकी जबान पर से पहले खत्म हो गए, क्योंकि गुड़िया वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी और वो बेबसी में बेसाख्ता चीखने लगा। आखिर वो कौन है जो हमारे घर की खुशियों के पीछे पड़ गया है? कौन हमें एक एक करके इस तरह खत्म कर रहा है? अवैस ने अजय का सर अपने कंधे पर रख लिया और इसे हौसला देने लगा। अजय, तुम खुद को संभालो। आज से तुम और मैं अलग नहीं। हम दोनों मिलकर इस खूनखार दरिंदे का पता लगाएंगे जो इतनी बेरहमी से मासूम इंसानों को निगल रहा है। इस खौफनाक मखलूक तक पहुंचने के लिए अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अवैस जज्बात की शिद्दत में बोल रहा था और अजय तज्जुब से इसके चेहरे की तरफ देख रहा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अवैस क्या कह रहा है। इतने में शाकरा भी अवैस के पीछे अजय के घर पहुंच गई। इसने एक घने दरख्त के अकब में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अजय के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की एक कतार खड़ी थी, जिसे देखकर शाकरा का दिल धक से रह गया। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि रूहा और अवैस की बातें सच ना हों। वो इस कमरे में दाखिल होने लगी जहां सोनू की लाश पड़ी थी और इसके कदम दरवाजे की चौखट पर ही रुक गए। सोनू की खून में लथपथ लाश दरवाजे से ही साफ दिखाई दे रही थी। इसके बेड से कुछ फासले पर एक पुलिस इंस्पेक्टर अजय से कुछ पूछगछ कर रहा था और अवैस अजय के साथ खड़ा था। इसी दौरान कल्पना को होश आ गया। अजय और अवैस तेजी से कल्पना की तरफ बढ़े। इस सारे मंजर ने शाकरा का दिल चीर के रख दिया। वो दिल पर गम का बोझ एक अनजानी सी दहशत के लिए वहां से चल दी। पूरे रास्ते शाकरा का जहन अजीब अजीब अंदेशों और वसवसों में उलझा रहा। इसके जहन में रूहा और अवैस की बातें गूंज रही थीं और अब वो इन बातों को अमली शक्ल सोनू की लाश की सूरत में देखकर आ रही थी। इसकी आंखें इस खौफ और दहशत से भीग रही थीं कि वो बला कितनी भयानक होगी जो इतने रूपदार के मासूम लोगों को इस तरह निगल रही है। लेकिन इस बला का रूहा के साथ क्या ताल्लुक? इस खौफनाक ख्याल से शाकरा के दिमाग में एक भूचाल सा मच गया। इसकी पेशानी पसीने से भीग गई। जहन के इस तनाव की वजह से वो गाड़ी भी सही नहीं चला रही थी। शाकरा घर पहुंची और सोफे पे ढेर हो गई। रूहा ने शाकरा को देखा तो वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और तजब्जब से बोली, आप मुझे बताए बगैर अचानक कहाँ चली गई थी? जानती हैं कि कैसे कैसे अंदेशे मेरे जहन में आ रहे थे। आपको क्या पता मैं कितनी डिप्रेस हूँ। रूहा परेशानी की कैफियत में अपनी खफगी का इजहार कर रही थी और शाकरा मुसलसल रूहा के चेहरे की तरफ देख रही थी।
वो रूहा की आंखों में इस दहशत का अक्स ढूंढ रही थी जिसने रूहा की जिंदगी को मौत के अंधेरों से बेरंग कर दिया है। परेशानी से शाकरा का चेहरा उतरा हुआ था। कुछ देर तक खामोशी से वो इस कैफियत में रूहा की तरफ देखती रही। फिर एकदम इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। इसने रूहा के शानों पर हाथ रखा और फिर एकदम इसे अपने गले से लगा लिया। रूहा शाकरा को इस अजीब कैफियत में देखकर अपनी खफगी भूल गई। शाकरा के आंसू पूछने लगी, क्या हुआ मैं? आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? क्या बात है? रूहा, मैं तो समझती थी कि तुम अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर कर लेती हो, लेकिन तुम रूहा अंदर ही अंदर टूटती रही। तुम्हारी मासूम जिंदगी खौफ और दहशत की लपेट में आ गई और तुम मुझसे छुपाती रही। मैंने तुम्हारी और अवैस की गुफ्तगू सुनी तो इस खौफनाक बात को मेरे दिल ने कबूल नहीं किया। मैं अजय के घर गई तो इस बात को मैंने भयानक हकीकत की शक्ल में अपनी आंखों से देख लिया। रूहा, ये बात मुझे एक नाग की तरह डस रही है कि इस खौफनाक मखलूक से तुम्हारा क्या ताल्लुक है कि वो जब भी किसी नए इंसान का शिकार करती है तुम्हारी आंखें वो खूनखार मंजर देखने लगती हैं। रूहा, वो खौफनाक मखलूक कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम में तो हम दोनों मियाँ बीवी की जान फंसी हुई है। रूहा ने अपना सर शाकरा की गोद में रख लिया। अम्मी, आप इस खौफनाक हकीकत को हौसले से कबूल करके बस खुदा से दुआ करें कि अगर इसने हमें इस अजीब मकाम पर ला खड़ा किया है तो यहाँ से निकलने का हमें कोई रास्ता भी बता दे। अम्मी, सोनाली और सोनू के वहशियाना कत्ल को देखने के बाद मैंने खुद में हौसला पैदा कर लिया है। आप मेरे लिए परेशान मत हों, बस आपने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसी सूरत ज़रूर मिल जाएगी कि लोग इस खून आशाम दरिंदे की दस्तबरदार से महफूज हो जाएंगे। घनश्यामू को सोनू की इतला मिली तो इसके घर तक सुबह के 4 बज गए। घनश्यामी घर पहुंचा तो इसका घर मातम कदा बना हुआ था। सोनू की लाश बर्फ की सिल्लों के दरमियान पड़ी हुई थी।